So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next very important chapter that is electromagnetic induction. ठीक है भाई, इससे पहले हमने लास्ट जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो डिस्कस करा था. ठीक है, होपफुली आपने सभी ने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए होंगे. बहुत ही इजी वे में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा है. ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, देख रहे होंगे आपके सामने ये कुछ ऐसा ट्रिक लिखा है मैंने और यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं. बेसिकली ये चैप्टर जो है इसी फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, मतलब इन्हीं फॉर्मूलाज को चेंज करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है? ठीक है, आपको ऑलरेडी ये वेरिएबल्स का पता होगा. ठीक है, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये फ्लक्स है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और यहाँ पे ये इंड्यूस्ड करंट है. ठीक है, और यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. ये अक्सर जो है पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो आपको पूछा जाता है. ये क्यू है. ठीक है, सभी को पता होगा. यहाँ पे वेलोसिटी और लेंथ दिया गया है. ठीक है, मतलब आपको ये अगर आप याद रख लें तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. देख लेंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करेंगे. देखो यहाँ पे आपके पास अगर बी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है और फ्लक्स निकालना है तो आपको सीधा सीधा याद रखना होगा बी डॉट डी एस इज इक्वल टू डी फाई रहता है. ठीक है, याद रहेगा भाई. ठीक है, बी दिया है और फाई निकालना है तो आप बी डॉट डी एस कर देंगे. ठीक है, और अगर आपको फाई दिया है, ठीक है, और बी निकालना है तो डी फाई ओवर डी एस हो जाएगा. उल्टा आ जाएगा भाई. ठीक है, जरूरी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है कि बी दिया रहेगा और फाई निकालना होगा. ऐसा भी हो सकता है फाई दिया होगा और बी निकालना होगा तो आप उसको डी एस से डिवाइड कर देंगे. बी आपके पास दिया, फाई आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको ई निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला रहता है, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी रहता है. ठीक है, तो फाई से ई आ गया. उसके बाद ई से आपको आई निकालना है. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है, करंट आपको निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसको 1 बाई आर से. मतलब कुछ इस तरीके से आपके पास ई बाई आर आ जाएगा. वो किसके बराबर है, आई के बराबर है. क्लियर है? याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा. बहुत ही इजी है. ठीक है, अक्सर कि करंट और चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है वही आपको कैलकुलेट करना दिया जाता है. देखो यहाँ से उसके बाद आप फाई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 1 बाई आर से, तो माइनस ऑफ 5 बाई आर आ जाएगा. वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू. ठीक है, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, ये माइनस मैंने क्यों लगाया है ये आपको बाद में समझ आ जाएगा. ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा बाद में भी. ठीक है, ये क्यू है माइनस ऑफ 5 बाई आर. अब यहाँ पे डी क्यू भी हो सकता है. ठीक है, अगर वो बोलता है कि आपके पास एक लूप है, पहले वो ऐसे रखी थी, उसके बाद उसको रोटेट कर दिया गया. ठीक है, पहले ऐसे रखी थी तो आपने फाइबर निकाल लिया, फिर उसको रोटेट कर दिया गया तो उसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ अगर उसका रेजिस्टेंस आर है. ठीक है, आर आपको डिवाइड में है और फाई आप निकाल लेंगे. पहले फाई 1 निकाल लेंगे ऐसे करके, फिर फाई 2 निकाल लेंगे ऐसे करके, तो आपके पास वो चार्ज ट्रांसफर आ जाएगा. मतलब कहने का ये हो गया कि Q इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई आर. ठीक है भाई, ऐसे आप सीधा निकाल सकते हैं. ठीक है, मैंने ये बनाया है, बी से आई निकालना रहता है तो आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं. देखो आपके पास मान लीजिए फाई से आई निकालना है. ठीक है, फ्लक्स से करंट निकालना है. फ्लक्स से आपको करंट निकालना है तो आपके पास फ्लक्स से आपके पास यहाँ पे ये आपके पास फ्लक्स है. ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको फ्लक्स से चार्ज निकालना है. फ्लक्स से चार्ज निकालना है. ठीक है, मतलब यहाँ से आपको यहाँ पे आना है. तो स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आपके पास I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी रहता है. अब चार्ज निकालने का रहता है तो आपको माइंड में यही बात आती है कि डी क्यू बाई डी टी ही लगेगा. ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, I इंटू डी टी लिखते हैं और यहाँ पे डी क्यू लिखते हैं. ठीक है, फिर आप I को ई बाई आर लिखते हैं. ठीक है, ई बाई आर लिखते हैं. आप यहाँ पे माइनस नहीं है. ठीक है, यहाँ पे I को ई बाई आर लिखते हैं और यहाँ पे डी टी लिखते हैं, डी क्यू, और फिर आप ई को डी फाई ओवर डी टी लिखते हैं और आर ऑलरेडी पड़ा है तो यहाँ पे dt से dt जो है वो कैंसिल हो गया. ठीक है, dt से dt
कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा है टर्म, और ये माइनस का है, ई का वैल्यू माइनस का है, डी फाई बाई डी टी माइनस का रहता है, ठीक है। तो माइनस का डी फाई ओवर आर, ये आप इस तरीके से बहुत ही लेंथी मेथड लगा के ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि सेम यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ये क्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई आर है, और यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का आ रहा है, यहाँ पे डी फाई है, आप इसको 5 माइनस 5 लिखेंगे, डिवाइड बाई आर करेंगे तो वही टर्म यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आपको सीधा सीधा याद रखना, 5 से फ्लक्स दिया है, चार्ज निकालना है, तो सीधा सीधा आप उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। हो सकता है शायद आपको ये के बीच में जरूरत पड़े, ठीक है। अगर नहीं है, कुछ और चीजें कैलकुलेट नहीं करना है, तो आप सीधा उसको -1 बाई आर कर दें, और क्यू आप यहाँ से निकाल लें। क्लियर है। और आपको 5 माइनस 5 तो आपको पता है किस तरीके से आप निकालेंगे। यहाँ से आप सोल्व करेंगे बी डॉट डी एस से, पहले 5 निकाल लेंगे, बी डॉट डी एस, फिर 5 निकाल लेंगे रोटेट करके कॉइल को, फिर आपके पास बी डॉट डी एस लगा के 5 भी आ जाएगा, वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं इस चैप्टर में, हम ये सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है भाई। इसी चैप्टर्स का, इसी फ्लो चार्ट का हम यूज करेंगे। और एक और टर्म ये भी दिया गया है, वेलोसिटी और लेंथ की अगर बात करता है क्वेश्चन में, एक रेल ट्रैक की बात करी गई है, उसमें रोड ऐसे रखी है और वो रोटेट करती जा रही है, जिसका वेलोसिटी दिया गया है और लेंथ दिया गया है, और आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो बीवीएल लगाएं सीधा और आप सॉल्व कर लें ई का वैल्यू। क्लियर हो गया भाई, बात समझ आ गई। बहुत ही इजी है चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने की बात करता है, तो भी आपको E इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल टी लगाना है, ठीक है। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आप यही लगाएंगे, ठीक है, मेनली यही फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हमें क्वेश्चन फर्स्ट से सोल्व करेंगे, पहले लेवल 1 के। नो सी, और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो, ए वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर lies in a plane of magnetic, lies in a plane normal to magnetic field of 100 Tesla. If this wire is pulled to a square shape in the same plane in 0.1 second, find the average induced EMF in the loop. बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं आपके पास एक वायर है जिसको हमने सर्कुलर लूप में फॉर्म कर लिया है, जिसका रेडियस दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ भाई, 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है, और वो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 टेस्ला, ठीक है भाई, बात समझ आ गई होगी। और उसके बाद बोलता है कि अगर आप उसी वायर को, जब वो सर्कुलर लूप में थी, उसको आप पुल्ड आउट करते हैं एक स्क्वायर शेप में लेके, तो उस केस में उसी प्लेन में, तो उसका जो टाइम है उस केस में वो कितना है, वो 1 सेकेंड दिया गया है। तो आपको एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है उस लूप का। क्लियर है, बड़ा इजी है, आपको पता है भाई, ये जो बुक है इसका धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन ही बहुत टफ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। अब आपको पता है जिसका वैल्यू रहता है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो मेरे पास माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, या फिर आप डेल फाई बाई डेल टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, जो चीज कैलकुलेट करनी है सबसे पहले उसके सारे रिलेशन आपको आने चाहिए हुई। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसके सारे रिलेशन आने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ईएमएफ की बात कर रहा है तो इसके सारे रिलेशन, जैसे कि ई की बात हो रही है तो यहाँ पे एक तो डी फाई बाई टी टी आ रहा है, ठीक है, एक आपके पास बी इंटू एल आ रहा है, ठीक है, ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ना तो वेलोसिटी की बात हो रही है, ना आपके पास लेंथ की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला गलत, ऑब्वियसली बात है, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात भी हो रही है। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला यूज होगा डी फाई बाई डी टी, ठीक है। आपको इसका भी वैल्यू पता है, फाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बी डॉट डी एस रहता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप सीधा यहाँ पे बी
इंटू ए लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी भी। ठीक है, बी माइनस बी मैंने बाहर निकाल लिया, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कांस्टेंट है, सॉरी 100 टेस्ला दिया गया है, तो मैंने बी को बाहर निकाल लिया। आपको पता नहीं चाहिए, जो चीजें कांस्टेंट है उसी को ही हम बाहर रखते हैं। ठीक है, तो बी इंटू डी ए ओवर डी टी आ गया। अब ध्यान से देखो, एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, और वैसे भी उसने हिंट दे रखा है। जब भी बात सर्कुलर लूप की करेगा, आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी बात सर्कुलर लूप की करेगा दैट मीन्स वहां पे एरिया की बात होगी। ठीक है, और रेडियस की भी बात करी गई है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका यूज करना तो होगा ही। ठीक है, तो एरिया का वैल्यू मतलब ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का यूज करना होगा यहाँ पे। ठीक है, ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर है। पाई का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बी इंटू A2 माइनस A1 ओवर T लिख दिया भाई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है इसका A2 क्या होगा आपके पास, पहले आपके पास A2 जो है वो किसका एरिया है, वो जब आप स्क्वायर शेप में उस लूप को निकाले थे तो वो A2 हो गया, और A1 क्या था, जब वो लूप सर्कुलर लूप में ही थी। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? तो B का वैल्यू तो आपको दे रखा है, A2 का वैल्यू आपके पास पहले A1 का निकाल लेंगे। A1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, I का वैल्यू कितना हो गया, 3.14 हो गया, और R का वैल्यू 0.1 का स्क्वायर हो गया भाई। बात समझ आ गई? ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, A1 का जो वैल्यू आएगा 3.14, यहाँ पे ये आ जाएगा 0.1 है, 0.1 है, तो इसको मैं 10 लिखूंगा यहाँ से। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.01 हो गया भाई। क्लियर है? ठीक है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 100 लिख लीजिए, इसको आप 100 लिख लीजिए, मतलब पूरा सोल्व करके देंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.0। ठीक है भाई, बात समझ आ गई होगी। तो ये इसका वैल्यू आ गया मेरे पास A1 का। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आप A2 निकाल लेंगे। ठीक है, A2 का भी कुछ इसी तरीके से आप निकालेंगे, बट यहाँ पे A2 की जो बात हो रही है, यहाँ पे भी A2 का आप देखेंगे, जब आपने उसने निकाला, आपने उस लूप को स्क्वायर शेप में, तो उसका लेंथ जो है हम जूम करके चलेंगे कि वो चेंज नहीं हुआ है, मतलब 4a वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा भाई। क्लियर है? ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई आर बाय 4। अब इसका जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, ए स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो 2 पाई आर ओवर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लें तो ये कटेगा, पाई का वैल्यू पुट करूंगा 0.1 पुट करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 पुट करूंगा भाई। क्लियर है? ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, ए स्क्वायर जो है कितना आ जाएगा आपके पास, इसको इससे काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1.57 आ जाएगा भाई। ठीक है, 2 7 जा 54 हो गया, 14 हो गया। इसको आप सोल्व करिए भाई आराम से। ठीक है, तो ये मेरे पास जो भी वैल्यू आएगा, इसको मैं 3.14 डिवाइडेड बाय 2 लिख लेता हूँ अलग से, और ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपके पास जो वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा मेरे पास A2 का। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, उस A2 को उठा के यहाँ पे रखेंगे, और टाइम का वैल्यू 0.1 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, A1 का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है भाई। ठीक है, ये आएगा आपके पास कुछ अराउंड, ये आना चाहिए भाई 0.00625 के अराउंड ही आपके पास, शायद इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको,
इसको इससे माइनस करेंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा भाई। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। मेनली रहता है क्वेश्चन को कैसे समझना, जब भी बात सर्कुलर लूप की करेगा तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर का यूज होगा ही होगा, इन टर्म्स का ही आपको याद रखना है। और जो चीज कैलकुलेट करनी है उसके सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए भाई, ठीक है। सबसे पहले वही आपको क्वेश्चंस का वहीं से स्टार्टिंग होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, देखो ए कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 turns has an area 4 centimeter square and a resistance of 50 ohm. A coil is kept with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of 0.2 Weber per meter square. यहाँ तक देखेंगे भाई क्या बोल दे रहा है यहाँ पे, इसमें बोल दे रहा है क्लोज्ड कॉइल की बात कर रहा है, ठीक है। जिसमें आपको वैल्यू दिया गया है, कितनी है उसकी टर्न्स है 500 टर्न्स है, ठीक है। उसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और उसी कोयल का रेजिस्टेंस भी दे रखा है, ठीक है, 50 ओम। उसके बाद कहते हैं कि कोयल जो है वो आप परपेंडिकुलर में रखते हैं, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और उसका वैल्यू कितना दिया गया है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कोयल इफ इट इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री। बात समझ आने की देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो करेगा उस कोयल में से, अगर आप उस कोयल को रोटेट करेंगे थ्रू 180 डिग्री। मतलब अगर ऐसे एक कोयल रखी है, ठीक है, और अगर आप उस कोयल को पहले ऐसे रखते हैं, उसके बाद उसको ऐसे रोटेट करते हैं 180 डिग्री में, तो उसमें चार्ज कितना ट्रांसफर करेगा, ठीक है, या फिर फ्लो करेगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने स्टार्टिंग में चार्ट वाला फ्लो चार्ट डिस्कस करा, तो मैंने बताया था कि जब भी आपके पास चार्ज फ्लो करने की बात होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा Q इज इक्वल टू 5/R का यूज करना है, ठीक है, माइनस ऑफ 5/R का, ठीक है। याद होगा भाई, ठीक है। अगर नहीं आता पीछे जाके देखें एक बार, ठीक है, मैंने डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो मतलब देखो, और जब भी दूसरी बात ये कि जब भी आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हो, ईएमएफ वाले चैप्टर की ही पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको या तो इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, या फिर आपको चार्ज कैलकुलेट करना होगा। कहीं ना कहीं कोई चीज दोनों में से एक आपको कैलकुलेट जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप आई निकालते हैं तो भी E/R सोल्व करते हैं, और जब आप Q निकालते हैं तो भी आप 5/R निकालते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमें चार्ज निकालना है, 5/R निकालना है। तो पहले आपके पास कोयल ऐसे है, पहले उसको आप 5/1 मान लीजिए। उसके बाद जब आप कोयल को रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे, तो उसको 5/2 मान लीजिए। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, माइनस ऑफ 5/2 माइनस 5/1 डिवाइडेड बाय R। यही आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो पहले 5/1 निकाल लेंगे। अब 5/1 का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है भाई, B डॉट ds होता है, d5 होता है, ठीक है। और इसको आप क्या लिखते हैं, ठीक है, BDS cos थीटा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब कॉइल ऐसे रखी है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर में है, ये आपके पास कॉइल है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इसी तरीके से बाहर की तरफ मान लेते हैं, ऐसा आपकी तरफ आ रहा है फील्ड, ठीक है। और इस कॉइल का जो आपके पास डायरेक्शन होगा वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, वो कितना है, 0 है। और अगर 0 है तो एक cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और ds जो है यहाँ पे एरिया जो है उसका फिक्स है, तो मतलब मैं b × a लिखूंगा, ठीक है भाई। बात समझ आ गई। और क्योंकि बात टर्म्स करी गई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे n लगाएंगे। और अगर मैं 5/2 लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से मैं b डॉट ds × cos थीटा लगाऊंगा, ठीक है। और अब मैं कोयल को रोटेट कर दे रहा हूँ, कोयल रोटेट हो गई, तो जो इसका डायरेक्शन है कोयल का, अब वो अंदर की तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो इस बार कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और अगर 180 डिग्री हो गया
तो cos 180 कितना हो गया, -1 हो गया, और मतलब माइनस ऑफ b इंटू ए आ गया, क्योंकि एरिया जो है वो फिक्स है। बात समझ आ गई, समझ आ गया होगा भाई, क्लियर है, ठीक है। तो आप यहां से ये कैलकुलेट कर लेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ n को बाहर निकाल लेंगे, b को भी आप बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 500 ये दे रखा है, b का वैल्यू भी आपको दे रखा है, ठीक है, 0.2 दे रखा है, एरिया कितना आपको दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा भाई 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, और कुछ उसी तरीके से ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है भाई, ये वाला माइनस है टर्म, ठीक है। ये आपके पास 5 हो गया और ये 5 हो गया भाई, क्लियर हो गया होगा, बड़ा इजी है, एकदम क्लियर वे में हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको आप यहाँ पे रखेंगे 5 को, और 5 को भी यहाँ पे रखेंगे, ये माइनस ऑलरेडी पड़ा है, 0.04 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाई आर, आर का वैल्यू आपको रेजिस्टेंस जो है वो दे रखा है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है भाई, ठीक है, ये आपके पास 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो ये प्लस का 0.08 आपके पास आ गया, और ये आपके पास चार्ज फ्लो आ गया, ठीक है भाई। इतना आपको चार्ज कैलकुलेट करना था, तो ध्यान रखेंगे बहुत इजी कर दिया हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सिर्फ यही याद रखना है टर्म्स क्या निकालनी है, ठीक है। ये जो चार्ट हमने बनाया उसको अच्छे से याद रखेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, देखेंगे बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा नहीं है, देखेंगे इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है, ठीक है। ए स्मॉल कॉइल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट सो दैट इट्स एक्सिस कोइंसाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। The cross-sectional area of the coil is equal to S equal to 3 millimeter square. The number of turns is N is equal to 60. When the coil turns through 180 degree about its diameter, a galvanometer connected to the coil indicates a 4.5 microcoulomb flowing through it. Find the magnetic induction magnitude. Find the magnetic induction magnitude between the poles provided the total resistance of the electric circuit equals R इक्वल टू 40 ओम। बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी ज्यादा भाई डिफिकल्ट वाला कुछ है नहीं खास। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसमें आपको क्या क्या चीजें हैं पहले गिवन दी गई है वो सभी हम लिख लेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एक कोयल की बात कर रहा है, ठीक है, एक स्मॉल कोयल जो है आपने वो इंट्रोड्यूस्ड करवाई है, ठीक है, बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसका जो एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ रहता है, ठीक है। मतलब अगर आप ये एक मैग्नेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसा, तो इनवर्ड की बात करें तो नॉर्थ से साउथ रहता है, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से बात करें तो साउथ से नॉर्थ रहता है भाई, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दे रखा है, सबसे पहले आप वो लिख लेंगे, बड़ा इजी है भाई क्वेश्चन, इतना लेंथी ऐसे ही इसको बना रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं आपको, एन का वैल्यू दे रखा है 60, ठीक है। और इसमें आपको बोल रहा है कि अगर आप कॉइल जो है वो 180 डिग्री के ऊपर डायमीटर के ऊपर टर्न करवाते हैं तो आपके पास जो उसमें चार्ज का जो फ्लो होता है वो कितना रहता है 4.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये भी टर्म दे रखा है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है पोल्स के बीच में, अगर रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 40 ओम है, ठीक है। यही आपके पास 4 टर्म्स जो है वो दी गई है, थीटा 180 डिग्री दे रखा है, आपको बी कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। बड़ा इजी है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अब आपको बता चुका हूं जो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है उसके सारे रिलेशन जो है
आपको 7 के आने चाहिए, याद होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के कौन कौन से रिलेशन है मेरे पास। अभी तक हमने जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें से आप देख रहे होंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, ठीक है। बी कैलकुलेट करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक तो हमने ये लिखा था डी फाई बाई डी टी लिखा था, एक हमने आई इज इक्वल टू ई बाई आर लिखा था, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बाई सॉरी माइनस ऑफ फाइव बाई आर लिखा था, ठीक है। ये सारे रिलेशन हमने लिखे थे, यूज करे थे भाई, ठीक है। एक और हमने बताया था, देखो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये चीजें तो यूज नहीं करनी होंगी। आपको फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का भी यूज जो है वो करना होगा भाई, ध्यान से देखो, क्योंकि इसी में ही मैग्नेटिक फील्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, कि फाई ओवर ds, ठीक है, फाई ओवर ds हो जाएगा। इसको चाहे आप डी फाई लिख लीजिए अभी एक बार, तो ये डी फाई हो गया, ठीक है। ये b हो गया आपके पास ये यहाँ पे, ठीक है, डी फाई ओवर डी एस है बी के बराबर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। ध्यान से देखो यही रिलेशन है भाई, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हुए आप कैलकुलेट करेंगे। देखो डी फाई निकालना है, ठीक है। देखो डी एस जो आपके पास दे रखा है, मतलब एरिया आपको दे रखा है, सीधा सीधा आप फाइव बाई एस बी लिख लेंगे यहाँ पे भाई, सीधा सीधा फाइव बाई एस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म्स दी गई है, ठीक है। आपके पास चेंजिंग वाला कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई एरिया कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जो है वो फिक्स है, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो ये आपके पास पाई ओवर एस आ गया यहाँ पे। अब आपके पास एस आपको दिया है, पाई आपके पास नहीं है, ठीक है। इतना पहले क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, हमें ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आएगा। अब हम यहाँ तक पहुंच गए, एस हमारे पास है, फाई नहीं है। अब आपको फाई कैलकुलेट करने के सारे रिलेशन याद होने चाहिए, ठीक है। फाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई आप, फाई आप कैलकुलेट करेंगे ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे आपके पास डी फाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उसने पहले बोला है कि जो कोयल है पहले तो ऐसे रखी है सिंपल, ठीक है। उसके बाद जब उसका एक्सिस जो है वो 180 डिग्री से रोटेट करता है, तब उस केस में फ्लक्स जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हो गया, फाई का वैल्यू जो रहता है आपके पास, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे फाई 1 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे n इंटू यहाँ पे जो वैल्यू रहता है इसका b डॉट डी एस रहता है, ठीक है भाई, n इंटू बी इंटू डी एस कॉस थीटा लिखूंगा, ठीक है। और पहले वाले केस में जब ऐसा कोयल है तो इसका डायरेक्शन आपकी तरफ, ठीक है। और फील्ड भी हम मान लेते हैं कोई आपकी तरफ ही है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ से, ठीक है। तो मतलब एरिया जो है इसका ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है, 3 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ए लिख लें चाहे आप एस लिख लें, ठीक है। पहला वाला आपके पास फाई 1 आ गया। सिमिलरली आप फाई 2 लिखेंगे तो माइनस का आ जाएगा, जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहा है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, ठीक है। बात समझ आई है नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये माइनस ऑफ एन बी ए है, ठीक है, माइनस ऑफ एन बी ए है, ठीक है, और ओवर टी है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एन बी ए ओवर टी। किसके बराबर आ गया, ये ई के बराबर आ गया, ठीक है भाई। अब ये आके आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। अब आपके पास ये एन हो गया, बी हो गया, ए हो गया। अब आपको पता है कि जो ई है यहाँ पे आपके पास आई जो है वो किसके बराबर रहता है, ई बाई आर के बराबर रहता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया गया भाई। जो चीजें गिवन है उनका आपको यूज करना होगा, आप इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्यू का भी यूज करना होगा, इसका हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, एन का वैल्यू, ठीक है। तो ए का भी यूज कर चुके हैं, देखो, ठीक है। तो आपके पास दोनों का यूज करना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे आई निकाल लेंगे। आई निकालेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एन बी ए ओवर आर इंटू टी हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हो गया आपके पास आई आ गया, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई बाई आर रहता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, क्लियर है। अब इसका यूज हो गया, ये भी हो गया, ये सारा हमने यूज कर लिया। आपके पास
ये नहीं हुआ अभी तक, क्यू नहीं हुआ, ठीक है। अब क्यू का वैल्यू क्या रहता है आपके पास, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। आपको पता है आई का वैल्यू क्यू बाई टी रहता है, सो आई मल्टीप्लाई टी, ठीक है भाई। अब आई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, ये आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्यू है, ठीक है। आई का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो एन बी ए ट्वाइस डिवाइडेड बाई आर इंटू टी मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, ये देखो भाई, ठीक है। ये मेरे पास क्यू का वैल्यू आ गया, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहां से आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। बी का वैल्यू जो है आप यहीं पे रखें, और जो आपके पास रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया, बी यहीं पे रहेगा, और ये टर्म जो बचेगा क्यू मल्टीप्लाई आर इधर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 2n ए, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई, ठीक है। तो मतलब हमने इसका यूज करते हुए, पाई का यूज करते हुए, यहां से स्टार्ट करते हुए ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट सारा कर लिया, बात समझ आ गई भाई। क्यू का वैल्यू आपको दे रखा है 4.5 माइक्रो कूलम, कन्वर्ट करेंगे इसको कूलम में, आर आपको दे रखा है, ठीक है, एन आपको दे रखा है, और ए आपको दे रखा है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा, बात समझ आ गई। उससे पहले जो जो टर्म्स कैलकुलेट करनी है उसको लिखें, ठीक है। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, जो टर्म्स दी गई है वो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो चीज कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, ठीक है, तो हमने उसका रिलेशन लिख लिया, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, बी इज इक्वल टू फाई ओवर एफ रहता है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ से हमें पहले फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमने ई का यूज करा, फिर हम आगे बढ़ते गए, ठीक है भाई। ई निकाला, आई निकाला, वहां से हमने रिलेशन जो है वो सॉल्व कर लिया। धीरे धीरे ही क्वेश्चन जो है आप आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे, फोर्थ देखेंगे। हालांकि फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत इजी है भाई, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, फिफ्थ में क्या बोल दे रहा है यहाँ पे, A horizontal wire 0.8 meter long is falling at a speed of 5 meter per second। मतलब एक horizontal wire की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि फॉल कर रही है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.1 टेस्ला, ठीक है, which is directed from east to west। उसका डायरेक्शन भी दिया गया है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, कोई भी ज्यादा इसमें डिफिकल्टी है नहीं। इसमें लेंथ भी आपको दे रखा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे, हाँ मतलब ये वेलोसिटी दे रखा है इसका, ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी और लेंथ की बात करेगा तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए BVL का यूज करना है भाई। मैं इसीलिए बोल रहा था वो फ्लो चार्ट जब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप उसको एक बार रट ले अच्छे से, कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब याद रखेंगे जब भी वेलोसिटी और लेंथ की बात करेगा तो आप ये सीधा फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। एल का वैल्यू कितना है 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। आगे देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, ये बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी वाला है नहीं कोई। देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है काफी। द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सिंगल लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड ऑफ 8.5 ओम रेजिस्टेंस चेंजेस विद टाइम एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द ईएमएफ इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कंसीडर द टाइम इंटरवल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है आपके पास, एक लूप की बात करी गई है, ठीक है, जिसका वैल्यू दिया गया, मतलब जिसका रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और वहीं आपको उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, ठीक है, 8.5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। अब वो उसमें बोल रहा है कि जो उस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इस बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात का, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ग्राफ में दे रखा है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल में, और वो इंटरवल भी दे रखे हैं। आपको कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट देखेंगे, जब आपके पास टाइम t इज इक्वल टू 0 से
टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में कैलकुलेट करना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो मेरे पास सिंपल सी बात है, यहाँ पे सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, पहले ही बता दूंगा सर्कुलर लूप की जब बात करेंगे तो आप उसका एरिया हमेशा हमेशा यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसने रेडियस भी दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये एक तरह का हिंट रहता है क्वेश्चन में, जब भी रेडियस दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर ही यूज हो रहा होगा। मतलब अगर एरिया यूज हो रहा होगा तो मतलब E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी ही यूज हो रहा होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, सो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब इस बार क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और एरिया जो है उसका वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे A को बाहर रखूंगा और यहाँ पे dB ओवर dt लिखूंगा। बात समझ आ गई होगी? क्लियर है? ठीक है, B आपके पास B डॉट A होता है। ठीक है, मैंने A जो है बाहर निकाल लिया और dB बाई dt लिख लिया। अब आ जाइए आप फर्स्ट पार्ट के ऊपर, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dB बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो बड़ा इजी है। ठीक है, पहला जो इसमें दिया गया है आपके पास dB का वैल्यू, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे चेंज हो रहा है आपके पास, A का वैल्यू यहाँ पे आप पहले कैलकुलेट करेंगे भाई। A का वैल्यू जो है वो कितना होगा, यहाँ पे ये 3.14 हो गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो मेरे पास ये रेडियस का वैल्यू भी ये भी आपको दे रखा है भाई, समझ आ गया होगा? ठीक है, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनस का एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, लेकिन dB का जो वैल्यू है वो देखिए कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है भाई, पहले वाला जो वैल्यू है 2 नहीं है, 0.5 है, माइनस 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है 2 माइनस 0। वैसे भी ग्राफ में उसने दे रखा है भाई 2 से 0 तक। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, माइनस ऑफ A इंटू 0.5 ओवर 2 हो गया भाई। A का वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। बात समझ आ गई होगी? क्लियर है? बड़ा इजी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे आप। सेकंड पार्ट देखेंगे तो वो भी कुछ इसी तरीके से माइनस ऑफ A इंटू dB बाई dt है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब, और ये क्या होता है आपके पास, dB क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मतलब जो चेंज है वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो मतलब जो EMF इंड्यूस्ड आएगा वो आपके पास 0 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये इसका था सेकेंड पार्ट। अब कुछ उसी तरीके से आप इसका देखेंगे थर्ड पार्ट जो है वो भी बहुत इजी है। सो फिर से माइनस ऑफ A इंटू dB ओवर dt। अब dB का वैल्यू जो है वो कितना है, वो इस बार आ रहा है आपके पास 0 से 0.5, मतलब माइनस ऑफ A पहले आपके पास 0 आएगा। ठीक है, माइनस ऑफ 0.5 आएगा। टाइम इंटरवल कितना है भाई, टाइम इंटरवल है आपके पास 6 माइनस 4, मतलब माइनस ऑफ A ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 0.5 ओवर 2 ये आपके पास आ गया इसका वैल्यू इंड्यूस्ड EMF का। क्लियर है? बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन इजी ही क्वेश्चन है, वैसे सारा चैप्टर ही इजी है भाई, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी है नहीं। क्वेश्चंस में आपको जो फ्लो चार्ट बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे भाई। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।